अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय इंग्लिश लेसन्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, घर पे रह के इन तमाम वीडियो लेसन्स को देख भी रहे हैं और साथ ही साथ सारा काम मिस रदा के साथ सॉल्व कर रहे हैं। माय नेम इज रदा खालिद। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 के लेसन नंबर 3 के बारे में। आज हम रीड करेंगे अपनी तीसरी कॉम्प्रीहेंशन। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी ग्रेड 6, आज का ये वीडियो लेसन होगा हमारा पेज नंबर 59 से पेज नंबर 61 तक। जो कॉम्प्रीहेंशन दी गई है हम उसको स्टडी करेंगे, साथ ही साथ उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और सारी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं बच्चों, ये काम हमने करना है एक शॉर्ट स्टोरी से रिलेटेड। हम पढ़ने जा रहे हैं एक शॉर्ट स्टोरी जिसके अंदर कुछ बातें लिखी गई हैं। उसको लिखा है मिस बीना ने, ठीक है, ये हमारी ऑथर का नाम है। ऑलराइट, तो हमने क्या देखना है, स्टोरी का टाइटल है क्रोज नोज, यानी क्रोज मींस कौवा या कव्वे, तो कव्वे जानते हैं क्रोज नोज। ऑलराइट, तो ये हमारी स्टोरी का टाइटल है। इस बात से पता चल रहा है कि ये जो स्टोरी दी गई है होगी तो ये किसी स्कूल डे के बारे में, हम स्कूल डेज के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो ये स्कूल से रिलेटेड कोई हमारे पास एक स्टोरी दी गई है और इस स्टोरी के अंदर हमें पता चल रहा है कि किसी क्रो से रिलेटेड कोई बात दी गई है। ऑलराइट, तो अब हम बच्चों जो बात करने वाले हैं, आप अगर इस स्टोरी को पढ़ चुके हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो इस वीडियो को पॉज कर दें, जाके रीड करके आए इस पूरी की पूरी स्टोरी को, ताकि मिलके हम कुछ वोकैबुलरी डिस्कस कर सकें। तो बच्चों, ये जो वोकैबुलरी मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखी है ये आपके उसी टेक्स्ट के अंदर यानी स्टोरी के अंदर से मैंने ली है। मैं चाहती हूँ कि इन वर्ड्स के मीनिंग आपको पता चल जाए। ओके, नंबर 1, सबसे पहला वर्ड है asserted। इट मीन्स बिलीव्ड कॉन्फिडेंटली एंड अप्रूव, यानी किसी चीज पे आपका ईमान या बिलीव करना एंड उसको अप्रूव कर देना, इस तरह से कोई बात करना, यानी किसी की बात के जवाब में आप अगर कह रहे हैं हाँ या सर को हिला रहे हैं या इस तरह की बात कर रहे हैं जैसे ये पता चल रहा है कि आप उसकी बात को सेकंड कर रहे हैं, तो आप कहते हैं asserted। ठीक है। नंबर 2, timidly। timidly मीन्स लैक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस। timidly मतलब शर्मिंदा सा, झुका हुआ, यानी कोई ऐसा शख्स जब इस तरह से बात कर रहा है कि जब उसमें हौसला नहीं है, हिम्मत नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो झुके और आहिस्ता से हल्की सी आवाज में बात करेगा, तो हम कहते हैं कि ही इज टॉकिंग टिमिडली। ऑलराइट। नंबर 3, नज। डी जो है वो साइलेंट होगा और हम इस वर्ड को पढ़ेंगे नज। इट मींस अ लाइट जज और पुश, यानी जब आप कहें कि आप किसी के साथ खड़े हैं और आप किसी की अटेंशन दिलाने के लिए कोहनी जरा सी लगाएं किसी को, सिर्फ इसलिए कि आप उसकी अटेंशन इस काम की तरफ ले आए, तो कहते हैं नज। नंबर 4, gasped। इट मींस से व्हाइल कैचिंग वंस ब्रेथ, यानी सांस भर के, आह भर के किसी चीज का कहना। ठीक है, यानी इतनी परेशानी के आलम में जब आप बहुत सांस भर के और लंबी सी सांस लेके, गहरी सांस लेके कोई बात करें तो कहते हैं गैस्प। नंबर 5, hushed। very quiet and still। कहते हैं ना hushed means चुप, बोलना नहीं, तो hushed का मतलब है कि कोई शख्स जब बिल्कुल खामोश हो जाए। ठीक है, very quiet and still और अपनी जगह पे उसी तरह still है। नंबर 6, contorted position। contorted position which means twisted और bent out of shape, कोई ऐसी चीज जो शेप के अलावा बेंड हुई हुई है। ठीक है, यानी बहुत बुरे तरीके से पड़ी हुई है। जैसे उस क्रो की बात हो रही थी कि वो जो क्रो था वो कंटॉर्टेड पोजीशन के अंदर कहाँ था, जमीन पे पड़ा हुआ था। इट वाज लाइंग ऑन द ग्राउंड। नंबर 7, बीडी। तो बीड का मतलब हमें पता है मोती, तो बीडी जो है ये एडजेक्टिव है व्हिच मींस समथिंग दैट इज स्मॉल, राउंड एंड ग्लीमिंग, कोई ऐसी चीज जो साइज में छोटी है, गोल है और चमकदार है। ग्लीमिंग मींस शाइनी, चमकदार, ग्लिटरी। नंबर 8, pirouetted which means a rapid spin of the body। आपने देखा है बेले डांसर्स के बारे में। ठीक है, आपकी स्टोरी के अंदर भी लिखा है that it was pirouetted like बेले डांसर्स। ठीक है, तो बेले डांसर्स जिस तरह एक अपनी टो के ऊपर बॉडी को स्पिन करते हैं, जोर से स्पिन करते हैं, उसको कहते हैं pirouetted मूवमेंट। नंबर 9, stylized which means an icicle shape that hangs, यानी एक ऐसी चीज जो आइस की तरह लगती है। कैसी आइस? जब आप अपना फ्रीजर खोलते हैं तो फ्रीजर के अंदर बहुत सारी आइस ऐसी होती है जो पॉइंटी हुई हुई होती है और आपकी फ्रिज की या फ्रीजर की सीलिंग के ऊपर से नीचे को हैंग हुई हुई होती है। ठीक है, तो इस तरह की शेप को कहा जाता है स्टाइलिस्टाइड। ठीक है, स्टाइलिस्टाइड। ऑलराइट, ओके जी। नंबर 10, banyan
ट्री, एन इंडियन फिग ट्री, बरगद का दरख्त जिसको कहा जाता है। आपने पिक्चर्स या मूवीज में देखा होगा बच्चों, बहुत बड़ा सा एक दरख्त होता है, टॉल नहीं होता लेकिन ह्यूज होता है, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द क्या होता है, बहुत लंबी लंबी शाखें या ट्रंक्स होती हैं, ठीक है। आपने अपनी बुक के अंदर भी ये बना हुआ जो बैनन ट्री है इसको देखा होगा। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी थी जो हमारी स्टोरी के अंदर जरूरी थी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको इन सारी बातों के, इन सारे वर्ड्स के मीनिंग समझ में आ गए होंगे। ऑलराइट, तो बच्चों अब हमने बात करनी है रीडिंग फॉर डिटेल। ऑलराइट, तो रीडिंग फॉर डिटेल में हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स। पहला सवाल हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। यास्मीन स्पोक इन अ स्मॉल वॉइस, व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर? यास्मीन ने बड़ी हल्की सी या दबी हुई आवाज में कुछ बोला, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है that she felt shy and timid। timid का मतलब अभी अभी हमने पढ़ा है, she did not have the courage to speak, या आप लिख सकते हैं she did not have the confidence to speak, okay, because she felt bad about the crow and she was sad about it, that's why। तो ये जो सारी की सारी फीलिंग्स हैं, उसका टिमिड होना या उसका बैड फील करना उसके बारे में, द क्रो के बारे में, ये सारी बातें बता रही हैं कि इसी वजह से शी स्पोक इन अ स्मॉल वॉइस, या आप लिख सकते हैं शी टॉक्ड टिमिडली और शी हैड नो करेज और कॉन्फिडेंस to talk. All right. Question number 3. How do you know that the death of Yasmin's grandmother had been an important event in her life? तो आपको ये क्यों लगता है कि यास्मीन की नानी की जो डेथ थी वो उसकी जिंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी बहुत ही जरूरी या अहम एक इवेंट था, एक ऐसा वाकया था जो उसकी जिंदगी में हमेशा उसको याद रहेगा। इस बात का हमें पता तब चला जब उसने उस क्रो की या उस कव्वे को जमीन पे स्कूल के ग्राउंड के ऊपर मरा हुआ देखा। तो हम लिखते हैं द डेथ ऑफ द क्रो रिमाइंडेड हर द डेथ ऑफ हर ग्रैंडमदर, शी फेल्ट सैड एंड ब्रोकन हाउ एवरीवन हैड मूव्ड ऑन। एवरीवन, ऑल द चिल्ड्रन, सारे बच्चे जो वहां खड़े हुए थे उन्होंने थोड़े टाइम के लिए वहां खड़े होकर अफसोस किया और उसके बाद वो अपने अपने खेलों में मसरूफ हो गए। यही बात हमारी जो यास्मीन है इस बच्ची को बहुत ज्यादा फील की, ठीक है, और उसने ये महसूस किया कि एवरीबॉडी हैड मूव्ड ऑन। लेकिन इसी तरह क्या हुआ था, यही बात सिमिलर थी यास्मीन की दादी या नानी की डेथ से रिलेटेड, ठीक है, तो तब भी उसने यही फील किया था और इस क्रो की डेथ पे भी उसको यही महसूस हुआ था, ठीक है। नंबर 5, हाउ डज यास्मीन स्टैंड आउट डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन? यास्मीन किस तरह मुख्तलिफ है बाकी बच्चों से? स्टैंड आउट डिफरेंट मीन्स बिल्कुल मुख्तलिफ है दूसरे बच्चों से, किस तरह? हम इसके लिए जितने एडजेक्टिव हो सकते हैं वो यूज करेंगे। यास्मीन was a sensitive girl, she was very considerate, kind and empath, she was different from other children, or you can write that's why or that made her different from other children, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आपने कुछ सेंसिटिव, कंसिडरेट, काइंड, एम्पैथ इस तरह के आपने एडजेक्टिव्स यूज करने और बताना है कि यास्मीन इसलिए मुख्तलिफ है बाकी बच्चों से, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे रीडिंग फॉर डिटेल के जो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम करने वाले हैं एक लास्ट एक्सरसाइज, ओके। तो बच्चों अब जो लास्ट एक्सरसाइज हमने करनी है वो है कंप्लीटिंग अ स्टोरी। हमने क्या करना है, एक स्टोरी को पढ़ना है, हमने देखना है कि शॉर्ट स्टोरीज को कंप्लीट किस तरह किया जाता है, ठीक है। हमारे पास एक एक्टिविटी के अंदर हाफ स्टोरी लिखी गई है, आप उस हाफ स्टोरी को रीड करें। उस पर्पल बॉक्स के अंदर जो स्टोरी लिखी गई है उसको जल्दी से रीड करके मेरे पास वापस आए ताकि मिलके हम इन सवालों के जवाब दे सकें और अपनी स्टोरी को कंप्लीट कर सकें। तो बच्चों अगर आपने उस स्टोरी को पढ़ा है तो हमें ये बात का अंदाजा हो गया है कि हमने उस शॉर्ट स्टोरी को कैसे कंप्लीट करना है। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं उनको पढ़ते हैं। एज अ ग्रुप डिस्कस व्हाट माइट हैपन इन द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। वो जो स्टोरी अभी आपने पढ़ी है कि यास्मीन की जो बहन है उन्होंने उसको क्या दिखाया है, एक कार्ड दिखाया है और कार्ड के ऊपर क्रो बना हुआ है और क्या उसने कहा है कि क्रो जानता है व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। तो वो जो कौवा है वो जानता है, वो इस चीज का साइन है कि उसको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, डिस्कस व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी इट विल बी। आपने बताना है कि ये किस तरह की स्टोरी होगी, इस बारे में आपने डिस्कस करना है।
आप अगर ये बात डिस्कस नहीं कर सकते तो खुद से सोच लें, ये काम हम खुद से भी कर सकते हैं। कैसे? आपने सबसे पहले डिस्कस करना है कि आप इस स्टोरी को एंड कैसे करना चाहते हैं। आप यास्मीन के लिए कुछ गुड लक का साइन देना चाहते हैं या बैड लक का? इट्स टोटली अप टू यू। डिस्कस व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी इट विल बी। विल इट हैव अ हैप्पी एंडिंग? इज देयर मैजिक इन द स्टोरी? इज इट एन एडवेंचर स्टोरी? इज इट ह्यूमरस? आप बताएंगे क्या इस स्टोरी में मैजिक होगा या नहीं होगा, क्या इसमें एडवेंचर होगा, क्या एंजॉयमेंट होगी, मजा आएगा, और इज इट ह्यूमरस, क्या ये बहुत फनी स्टोरी होगी। तो मेरे ख्याल से या तो इसमें आप मैजिक ऐड कर सकते हैं या आप थोड़ा सा एडवेंचर ऐड कर सकते हैं, और ये हैप्पी एंडिंग भी हो सकती है। लेकिन अगर हम मैजिक और एडवेंचर की बात करें तो एंड पे हम लिख सकते हैं कि ये हैप्पी एंडिंग भी हो सकती है। ओके, डिस्कस आइडियाज एंड वर्क आउट प्लॉट फॉर योर स्टोरी। आपने बाकी की स्टोरी का प्लॉट तैयार करना है, वो काम अभी हम मिलकर यहाँ करते हैं। डिसाइड ऑन सम फ्रेजेस एंड वर्ड्स। आपकी बुक में लिखा है विविड फ्रेजेस। विविड मीन्स क्लियर, ऐसे फ्रेजेस जिससे साफ पता चल रहा है आप क्या बात करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा जिस काम को स्टार्ट करें, सबसे पहले आपने लिखना है स्टोरी का प्लॉट है, तो हम बात कर रहे हैं यास्मीन के बारे में। ओके, यहाँ पे एक सर्कल कर दें। अब आपने बारी बारी लिखना है कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। पैराग्राफ की सूरत में बात करें ना, पहले पैराग्राफ में तो आपने पढ़ लिया कि उसकी बहन ने उसको एक कार्ड दिखा दिया है और कार्ड पे लिखा हुआ है क्रो। अब सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि आपने स्टोरी में आगे क्या बताना है, कि आगे क्या होगा। आप कुछ मैजिक ऐड कर दे। कैसे? हर सिस्टर विल प्रोबेबली डू सम मैजिक। मैं यहाँ पे सिर्फ वर्ड्स लिख रही हूँ क्योंकि हमने सिर्फ प्लॉट तैयार करना है। ठीक है, थोड़ा सा मैजिक ले हैं। उसके बाद आप किसी फेरी को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह बाकी की बातें आपने खुद ऐड करनी है। उसके बाद कहानी में एक ट्विस्ट या क्लाइमैक्स का सीन ऐड करें। ठीक है, क्लाइमैक्स में क्या होता है, जो सुपर हीरो मूवीज वगैरह होती हैं या सुपर हीरो आपकी स्टोरीज हैं या बुक्स के अंदर इस तरह की बात लिखी जाती है फेरी टेल्स में, तो क्लाइमैक्स का पार्ट ऐड किया जाता है। क्लाइमैक्स में क्या होता है, एकदम से स्टोरी का ट्विस्ट आ जाता है। यानी अगर स्टोरी में सब अच्छा अच्छा चल रहा है तो एकदम से कुछ ऐसी एक बात आ जाती है, कोई ईवल आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप कुछ पार्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपने एडवेंचर की पार्ट कुछ ऐड करना है। ओके, ऑल राइट। उसके बाद आपने देनी है एक एंडिंग टू दिस स्टोरी। एंडिंग कैसे होगी वो भी आप बताएंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। या तो आप हैप्पी एंडिंग कर दें या तो आप सैड एंडिंग कर दें। और आपने इस पैराग्राफ को 1 से 2 लाइनें यहाँ पर लिखनी है, ट्विस्ट की 2 लाइनें लिखनी है और 2 लाइनें आपने हैप्पी एंडिंग की लिखनी है। सो विच मीन्स आपका 6 to 7 सेंटेंसेस के अंदर पैराग्राफ खत्म हो जाएगा। अगर तो आप चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, 2 और पैराग्राफ बना लें। एक में मैजिक और ट्विस्ट बता दें और आखिरी वाले पैराग्राफ के अंदर आप क्या बता दें, एंडिंग बता दें। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये वाला जो पार्ट है इसका एक पैराग्राफ बन जाएगा और ये वाला जो पार्ट है और ये वाला इसका एक पैराग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये काम आपका होमवर्क है, मैंने आपको समझा दिया है। ये काम आप खुद से अपनी नोटबुक पे करेंगे और स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। बच्चों, यहाँ तक हमारा 8 का वीडियो लेसन खत्म होता है और हमने आज मिलकर तीसरी कॉम्प्रिहेंशन को भी स्टडी कर लिया और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में एक नई कॉम्प्रिहेंशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। अल्लाह हाफिज।